हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आई नो आप सभी का ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आपको यहाँ पर 5 टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे और किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है बिना डरे और क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरीके से आपको आंसर की प्रेजेंटेशन करनी है कि एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी को, क्योंकि पूरा ईयर आपने चैनल के साथ प्रिपरेशन की है और अगर अभी आप कुछ टाइम पहले भी जुड़े हैं चैनल के साथ तो भी आपको चैनल के थ्रू बहुत हेल्प हुई होगी, क्योंकि सभी रिवीजन क्लासेस, एमसीक्यू सीरीज हमने सब कुछ यहाँ पर कवर किया है। तो आप सभी का सपोर्ट देखकर मैंने डिसाइड किया है कि बिजनेस स्टडीज़ की भी मैं आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करूँगी। सो अभी 18 मार्च को आप अपना इकोनॉमिक्स का एग्जाम अच्छे से करके आइए, उसके बाद बीएसटी की भी हम तैयारी करेंगे अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बेस्ट एंड वैलिड कंटेंट एंड वीडियो प्रोवाइड करने की, एंड आई विश जो भी हमने रिवीजन क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं आपका पूरा पेपर उसी में से आए। मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज करके आपके लिए कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले थे और वही सब मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर में जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो अब आपको बिना टेंशन के एग्जाम देने जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि हमने सब कुछ कवर कर रखा है। तो आप सभी जब पेपर देकर आएंगे तब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी का एग्जाम कैसा गया और मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं हमारे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं। तो आप सभी को पता है 18 मार्च को हमारा एग्जाम है। अब हेल्पफुल टिप्स ये हैं, डू नॉट रीड अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब लास्ट का टाइम चल रहा है तो कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप न्यू कॉन्सेप्ट्स को उठाते हैं तो आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी। और जितना भी आपने पढ़ा है, जितना पूरे साल भर मेहनत किया, चाहे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा हो पर पढ़ा ज़रूर है सबने, इतना मैं अच्छे से जानती हूँ, तो उसमें से ही अब आपको अपना बेस्ट देकर आना है। इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। जो भी रिवीजन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करवाए हैं अगर आपने वो सब भी कवर कर लिए तो आप इजीली 65+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए सिक्योर मार्क्स हैं। जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया उन सब के लिए, और जिन्होंने अच्छे से पूरे साल भर पढ़ाई की है तो उनके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि रिवीजन सीरीज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए तो वो इजीली अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट के कुछ मंथ्स में पढ़ाई स्टार्ट की है उनके लिए भी ये सजेशन है, और जो पूरे साल भर पढ़े उनके लिए भी, कि वो अब नए कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड स्केड्यूल हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो सभी कवर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं उन सब की, क्योंकि मैंने आपको कहा है हर चीज़ में ग्राफ, पिक्चर्स, अगर आप इकोनॉमिक्स में ग्राफ एंड पिक्चर्स के थ्रू अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। रिवाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फार्मूलाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सब अच्छे से याद करके जाइएगा। उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए ताकि आप इजीली उन न्यूमेरिकल्स को टैकल कर पाएँ, क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अवॉइड टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट योर प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स। और ये बात इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले ही हमारा जो माइंड होता है, एग्ज़ाम से कुछ आवर्स पहले अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई, तूने ये किया क्या, मैंने तो ये भी कर लिया, ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो एक माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, और वो नेगेटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं बिठानी है माइंड में। जितना भी आपने किया, जो भी आपने किया वो अपना बेस्ट किया है। सो बाकी सब ने क्या किया है उस सब से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो अपनी तरफ से आपने 100% दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड करना कि आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा बात करें या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी बात करें या डिस्कशन करें, ओके, क्योंकि वो आपका कारण बन सकता है डीमोटिवेशन का, और डीमोटिवेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है जस्ट मोटिवेशन की, ओके। मोटिवेट रहेंगे तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तब भी आप बहुत अच्छा करके आएंगे, और ये फैक्ट है। अगर हमारे में कॉन्फिडेंस होता है तो हम ईजिली हर चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं। सो पॉजिटिव रहिएगा, ओके, काम, रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसी भी टाइप की नेगेटिविटी से दूर रहिएगा उस दिन, और एक दिन पहले कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए और टाइम से सोइएगा ताकि मॉर्निंग में टाइम से उठें और फ्रेश माइंड से अपना अच्छा से अच्छा एग्जाम देकर आएँ, क्लियर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, अच्छा होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर में जाके दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम, ओके। आपको नहीं देखना आगे वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है।
आपको बस फोकस करना है कि आपको क्या करना है। क्लियर? एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, लाइक कि आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो हो सकता है शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन हैं वो डिफिकल्ट हो, बट थर्ड क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे ना, तो सभी तो डिफिकल्ट नहीं होंगे। बट एग्जामिनर आपके साथ ये ज़रूर करेगा कि वो शुरुआत में कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन रख दे ताकि आप पहले ही उस एग्ज़ाम से डर जाएं। ठीक है, तो डरेंगे तो स्कोर कम हो जाएगा और हमें स्कोर कम नहीं करना है। तो अगर ऐसा होता है कि आपको शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको स्किप करके आप आगे के क्वेश्चन करिए। जितने आपको आते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको स्टार्ट कर दीजिए। फिर जब वो क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप अपने जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको कीजिएगा। ठीक है, बट मैं अच्छे से जानती हूँ सभी क्वेश्चन आप सभी को आते होंगे। बस बात ये होती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो डर जाते हैं, बट डरना नहीं है। आपको जो समझ आ रहा है उसको स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चनों को देखिए जिनसे आपको डर लग रहा है। क्लियर? और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करके आना है। कोई भी एक भी क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़कर आएगा। क्वेश्चन को देखिए, पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक के बारे में लिख के आ जाना। ठीक है, बट क्वेश्चन कोई सा भी नहीं छोड़ना। टाइम के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करके हर क्वेश्चन को आपको लिख कर आना है। और ऐसा मत कीजिएगा कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप 6 मार्क्स का लिख कर आ रहे हैं, यानी इतनी शीट्स मत भरना। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना, ज़्यादा बड़ा मत लिखना। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेज कर कर चलना है, हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको आंसर लिख के आना है, एग्जामिनर कैसा आंसर आपसे मांगता है। मैंने कई बार समझाया आपको अपनी क्लासेस में, बट अब ये लास्ट टिप्स हैं, तो मैं चाहती हूँ बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मैं आपको बता दूं ताकि आप अपना एग्जाम अच्छा देकर आएँ। ठीक है, तो देखिए एक सैम्पल क्वेश्चन दे रखा है मैंने, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, स्टेट 2 मेजर्स बाय विच दिस कैन बी करेक्टेड। तो आंसर आपको किस तरीके से देना है, क्वेश्चन ने डिफरेंस पूछ लिया इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप में। तो सबसे पहले आप इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे। पहले लिखेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, देन उसकी डेफिनेशन, फिर डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो पहले दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा 2 मेजर्स बाय विच दिस कैन बी करेक्टेड, किस तरीके से उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। तो जोन से भी 2 मेजर्स आपको आते हैं, मैंने सभी मेजर्स कराए हैं। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को किस तरीके से करेक्ट किया जाता है उसमें सारे मेजर्स मैंने आपको समझाए हैं। तो यहाँ पर 2 मेजर्स हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो उन 2 मेजर्स को ऐसे हाईलाइट करके फिर आपको उन 2 मेजर्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना, बट एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से देनी है। ब्लैक पेन से सारे टाइटल्स लिखने हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करना है। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उससे समझ आएगा कि हाँ आपने अच्छे से हर थ्योरी को पढ़ा है और समझा है। पूरे मार्क्स मिलने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपके आंसर की प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई मेरी सारी बातें, किस तरीके से आंसर लिखना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है एग्जाम देते समय भी और एग्जाम से पहले भी। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बस ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ मत कीजिएगा। तूने कितना पढ़ा है, मैंने कितना पढ़ा है, ये सब डिस्कस करोगे तो सच में प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको, उस वक्त अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो अगर आप नहीं भी पढ़ के गए हो ना कोई भी चीज़, तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि आप उसका भी आंसर अपने एनालिटिकल स्किल से करके आओगे, अच्छे से आप उस चीज़ों को भी करके आओगे। बस आपको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर नहीं भी आता है बाय चांस, वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको सब कुछ आता होगा, बट अगर नहीं भी आता है तो जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी टॉपिक दिया है, उसकी पहले आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लगते हैं ना, वो पॉजिटिव पॉइंट्स आप ऐसे फुल कॉन्फिडेंस में लिख के उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तब भी एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि आप उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको नहीं आता है, बट आप अपने दिमाग से उसके पॉजिटिव पॉइंट पूछे हैं तो पॉजिटिव बता रहे हैं, नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव बता रहे हैं। अगर टॉपिक होगा इन्वायरमेंट, तो आप क्या बता नहीं सकते कि इन्वायरमेंट का पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। उसी तरह हर कॉन्सेप्ट में होता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट उस टॉपिक को पढ़कर ही समझ आ जाते हैं। तो आप टॉपिक पढ़िए और उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और तरीका यही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी समझाया कि एक्सप्लेनेशन दो, देन उसके पॉइंट को एक्सप्लेन करो। सब कुछ क्लियर है अब? सो आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए।
और जब एग्ज़ाम देकर आप वापस आएँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम बिजनेस स्टडी और CUET की भी तैयारी करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो सभी आपको मिलते रहें, ठीक है। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, गिव योर बेस्ट, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। Trust in your abilities, stay focused and believe in yourself. All the best everyone. Thank you.